नमस्कार दोस्तों। पीवाईक्यू हंट के दूसरे एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्रीलिम्स 2024 में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल कैसे अराउंड 50 क्वेश्चन से रिलेटेड है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। सो बिफोर बिगिनिंग देयर आर सर्टेन थिंग्स आई वांट टू टेल यू। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट डिफरेंशिएशन इन क्वेश्चंस। लेट्स से क्रिटिकल मिनरल्स इज अ वेरी हॉट टॉपिक इन करंट अफेयर्स राइट नाउ। तो ये सवाल जब आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तो मैगजीन में इट माइट कम अंडर आईआर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट की क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्शन में क्या क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है। इट माइट कम अंडर मैपिंग और इट माइट ऑल्सो कम अंडर इकोनॉमी। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक। क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ यूज होते हैं, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एटसेट्रा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इसे आइसोलेशन में मत पढ़िए। जब आपकी मैगजीन में आप ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ेंगे या इकोनॉमी में पढ़ेंगे या साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे तो इन चीजों को इंटरलिंक भी करना सीखिए कि इस टॉपिक का होलिस्टिक कवरेज या होलिस्टिक नोट्स, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। सिमिलरली स्टैटिक के कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स, इनको भी इंटरलिंक करके पढ़ना शुरू कीजिए। एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए एक टॉपिक के अराउंड, ताकि उस पे कैसे भी सवाल आए आप या तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंच पाए या एटलीस्ट बाकी इररिलेवेंट चीजें एलिमिनेट कर पाए। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज दैट डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन डूइंग इररिलेवेंट थिंग्स। देखिए, शुरू के अटेम्प्ट्स में मुझे लगता था कि काफी चीजें इस एग्जाम में मेमोराइज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेमोराइज करने के लिए मैं एक लिस्ट बनाता था, एक साइड में आर्टिकल नंबर लिखता था और सामने उसके डेफिनेशंस लिखता था, बार बार करता था ताकि वो चीजें याद रह जाए। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि इसमें ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दे कीप रीअकरिंग इन योर करंट अफेयर्स। आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़िए या मैगजीन पढ़िए, साल भर के करंट अफेयर्स में बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन चीजों में रिपीट होते रहते हैं। तो जब आप इनका रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिक याद रहेंगी। इसमें एनर्जी वेस्ट करना इज नॉट एडवाइजेबल। इंस्टेड यही सेम एनर्जी आप एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स में लगाइए, जहां पे आपको वो टर्मिनोलॉजीज याद करनी पड़े या वो एंशिएंट वर्ड्स की मीनिंग्स याद करने पड़ते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसे टॉपिक्स में जहां पे बाय डिफॉल्ट वो चीजें याद होने वाली है वहां यूटिलाइज करने के बजाय ऐसे चीजों में कीजिए जहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है। देन कम्स द पॉइंट ऑफ बेयर मिनिमम एफर्ट वर्सेस एक्स्ट्रा एफर्ट। देखिए, बेयर मिनिमम एफर्ट में क्या क्या चीजें आती है। पीवाईक्यू सॉल्व करना, उनका एनालिसिस करना, सारे स्टैटिक सोर्सेस पढ़ना और टेस्ट देना, ये हुआ यूपीएससी का बेयर मिनिमम एफर्ट। ये वो चीजें हैं जो एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट करता है और ये वो चीजें हैं जो एक टॉपर करता है। एक्स्ट्रा एफर्ट में आते हैं नोट्स बनाना, पीवाईक्यूज को इंटरलिंक करना, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। देखिए, जब प्रीलिम्स में किसी भी सवाल के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, द डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ द टॉपर इज दैट देयर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज नॉलेज एंड नॉट टिप्स एंड ट्रिक्स। ये 4 ऑप्शंस में से जब 3 ऑप्शंस पता होते हैं और चौथे पे सवाल आता है, दैट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन अ टॉपर डज। और जब भी बात होती है एलिमिनेशन ट्रिक्स की या कोई जुगाड़ की, जब आपका नॉलेज उस लेवल का है कि आप कहीं ना कहीं इसको किसी और सब्जेक्ट से लिंक करेंगे, किसी और टॉपिक से लिंक करेंगे और फिर आपका लॉजिकल गेसिंग यूज करेंगे, तब होगा आपका 30+ मार्क्स से बूस्ट। तब आप कट ऑफ से उतने मार्जिन से क्लियर करेंगे। सिमिलरली व्हाट आई मीन बाय ओरिजिनलिटी इज दैट मेंस के केस में बेयर मिनिमम एफर्ट, अगेन इट मींस रीडिंग योर स्टैटिक सोर्सेस, राइटिंग सम टेस्ट्स, मेकिंग नोट्स। बट व्हाट अ टॉपर डज इज दैट जो मार्केट में अवेलेबल सोर्सेस है उसके आगे जाके खुद का एफर्ट करना, खुद का कुछ रिसर्च करना। हम जब देखते हैं कि टॉपर कॉपीज में वी फाइंड सम कोट्स, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, तो ये सब उनकी एक्स्ट्रा एफर्ट होती है। वो आउट ऑफ द वे जाके इंटरनेट से रिसर्च करके, चैट जीपीटी से लेके या दूसरी कोई किताबें पढ़ के ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उनके जो मार्क्स होते हैं वो इन चीजों का रिजल्ट होता है। सो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन नॉर्मल कैंडिडेट्स एंड टॉपर्स। ओ या स्कॉलर नैना
इस चश्मे को कैसे भूल सकता हूं मैं। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो एग्जांपल मैंने पहले दिया था कि क्रिटिकल मिनरल्स, इस पे सवाल चाहे प्रीलिम्स में आए या मेंस पे आए, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट टॉपिक शुड बी सो रिच कि ये चाहे आईआर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, ज्योग्राफी या मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, या इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, या साइंस एंड टेक के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, आपको आपका नॉलेज इन सारे डायरेक्शंस में यूटिलाइज करना आना चाहिए। एंड दैट इज द बिगर पिक्चर, and this applies to everything: your static, your current affairs, your prelims, your mains, even interview. This is what is going to distinguish you from the ordinary and make you extraordinary. तो अब ये ordinary से extraordinary जाने में करना क्या होता है? करना होता है हार्ड वर्क। जैसे मैंने पहले भी बोला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेयर मिनिमम एंड एक्स्ट्रा एफर्ट। बेयर मिनिमम में व्हाट पीपल जनरली डू इज दे गो फॉर ऑलरेडी इजीली अवेलेबल थिंग्स, किसी और के नोट्स से पढ़ के आंसर्स लिखेंगे, रेडीमेड करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ेंगे और ना कि न्यूज़पेपर्स के खुद के नोट्स बनाएंगे। तो ये सारी चीजें बेयर मिनिमम में आती है। सी आज के डेट में कंपटीशन हैज स्काई रॉकेटेड, सो ये बेयर मिनिमम करना इज नॉट इनफ फॉर यू एनीमोर। यू हैव टू ब्रिंग दैट ओरिजिनलिटी नाउ। आपको आपका अप्रोच खुद डेवलप करना पड़ेगा। जब आप किसी टॉपर के नोट्स पढ़ते हैं तो उस टॉपर ने उन नोट्स में वही चीजें इंक्लूड की हैं जो उसे रेलेवेंट लगती है या उसे इंपॉर्टेंट लगती है, एंड दैट इज हिज ओरिजिनलिटी। हिज आंसर्स विल कंसिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ही थिंक्स इज इंपॉर्टेंट। बट जब आप आंसर लिखेंगे तो आप किसी और के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रेफर नहीं कर सकते। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू फाइंड इंपॉर्टेंट, व्हाट यू फाइंड रेलेवेंट एंड व्हाट यू फाइंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको वो यूनिकनेस आपके अप्रोच में, आपके नोट्स में और आपके पर्सनालिटी में लाना ही पड़ेगा। सो द जिस्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आपकी सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एंशिएंट के वीडियो में भी कहा था कि मेरा काम आपको पीवाईक्यू लिंक करके उनका स्कोप दिखाना, वो किन कॉन्टेक्स्ट में पूछे जा सकते हैं या एक ही टॉपिक पे वो कैसे रिपीट हो सकते हैं, ये दिखाना है। उसके बाद आगे का रिसर्च करना, वो पीवाईक्यू सॉल्व करना, उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एवरीबडी हैज टू डू इट बाय देयर वे एंड यू हैव टू मेक नोट्स बाय योर स्टाइल। चलो बहुत बातें हो गई, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ। 2024 का पूछा गया पहला सवाल, रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस अंडर रायोटरी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट। अभी देखिए इसके डायरेक्ट लिंकेजेस आपको मिलेंगे 2017 के इस सवाल में, 2012 के इस सवाल में। जैसे हमारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने किया था कि हम एक 3 स्टेज एनालिसिस करेंगे और 3 स्टेज लिंकेज ढूंढेंगे किसी भी सवाल में। तो इसका पहला लिंकेज तो एक डायरेक्ट रिलेशन है, जहां सवाल पूछा गया है रायोटरी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट एंड अदर रेवेन्यू सिस्टम्स। देखिए 2011 में भी उसी पे सवाल पूछा गया था, 2001 में भी परमानेंट सेटलमेंट पूछा है और 2000 में तो महालवारी सिस्टम, रायोटरी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ये सारे पूछे गए। तो आपको इन सारे सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, इनके छोटे छोटे डिटेल्स भी पता होने चाहिए। अब आते हैं हमारे सेकेंड स्टेज लिंकेज पे। अब देखिए इस सवाल में द मेन थिंग आस्क्ड वाज अबाउट रेवेन्यू कलेक्शन, बट इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस एंड कॉर्नवालिस वाज अ गवर्नर जनरल। तो अब हमारे लिए यह भी देखना जरूरी है कि गवर्नर जनरल्स पे क्या क्या पूछा गया है। सो दिस इज आवर सेकेंड स्टेज ऑफ एनालिसिस कि गवर्नर जनरल पे कौन से सवाल आए। गवर्नर जनरल पे जो सवाल पूछे हैं उन्हें मैंने उनके सर्विंग टर्म के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया है। सो देयर इज वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक, वेलेस्ली, और उसी सवाल फिर से कॉर्नवालिस पे भी क्वेश्चन था और 2005 में हेस्टिंग्स पे, 2018 में लॉर्ड वेलेस्ली वाज आस्क्ड। अब ये 1999 का सवाल देखिए, एट अ टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, which of the following governor generals kept the British flag flying high in India? इसका जवाब था लॉर्ड वेलेस्ली। बट दिस क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ दे कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट दीज थिंग्स। यहां पे आपको टाइमलाइन याद रखनी पड़ेगी, उस वक्त इंडिया में गवर्नर जनरल कौन था ये भी याद रखना पड़ेगा। 2007 में देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक। Then again in 2004 we have Warren Hastings, Dalhousie,
Warren Hastings again in 1996. Then again we have Cornwallis, Dalhousie, Mountbatten, etc. और जैसे हम क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे वैसे वी हैव कैनिंग, अगेन वी हैव लॉर्ड डलहौजी, ईयर 2 एंड इवन इन 1995. अब देखिए जो हम लिंकेजेस भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसको भी एक टॉपिक में हमें कवर करना है. व्हाट आई मीन इज कि कॉर्नवालिस पे सवाल आने के बाद वी हैव टू स्टॉप एट गवर्नर जनरल्स. 1858 के बाद वी स्टार्ट विद द टाइटल ऑफ वाइसरॉय. अब अगर इन सबको हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे द प्रॉब्लम इज दैट दे सर्व ड्यूरिंग डिफरेंट टाइमलाइंस. तो आपको वो चीजें कवर करते वक्त उस टाइमलाइन की बाकी चीजें पढ़ना भी जरूरी है. इस टॉपिक को आइसोलेशन में मत पढ़िए. अब जब आप गवर्नर जनरल्स पढ़ेंगे तो उनके टाइम पे और क्या क्या चीजें हो रही थी इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया. दिस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024 इज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अगेन इसका फर्स्ट स्टेज एनालिसिस यही है कि और कौन से सालों में इसी चीज पे सवाल आए थे. यही एक्ट 2012 में भी पूछा गया था, 2009 में पूछा गया था, 2005 में पूछा गया था. Now what is interesting is that you have to see what things were asked about these acts. Here residuary powers were asked. यहाँ पे भी distribution of powers पूछा गया था. This is related to the reserved list and transferred list. यहाँ पे भी एक्ट के प्रोविजंस पूछे हैं. तो आप जब अब ये एक्ट पढ़ेंगे तो पीवाईक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है कि इस एक्ट पे यूपीएससी क्या क्या पूछ सकता है और उस लेवल का एनालिसिस होना चाहिए. अगेन 2004 में we were asked about some features of that act. Again in 2002 we were asked about the role of princely states in the federal union according to the 1935 act. यहाँ पे which of these is not a feature पूछा गया था. So अब आते हैं second level analysis पे. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज एन एक्ट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो ऐसे एक्ट्स पे और कौन से सवाल है. तो पहले तो वी हैव द 1919 एक्ट व्हिच इज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. एंड सी दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट एक्ट्स ऑब्वियसली, बट हर साल एक ना एक सवाल मिनिमम इस टॉपिक से होता ही है. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अगेन, देन वी हैव द एक्ट ऑफ 1909. जैसे 1935 एक्ट के केस में देखा था वैसे ही इन एक्ट्स के बारे में भी किस कॉन्टेक्स्ट में या किन फीचर्स के बारे में पूछा गया है ये देखना इंपॉर्टेंट है. वी हैव द काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. अभी इन क्वेश्चंस को भी मैंने एक्ट्स की क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है. सो वी हैव द 1853 एक्ट, वी हैव द 1833 एक्ट, द 1813 एक्ट. देन अगेन सी द स्कोप. यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, एंड दे आर आस्किंग अबाउट द 1813 एक्ट. Then you have questions like these where you are asked to match the following, where the acts are given and you have to match the provisions. अब आते हैं 24 के तीसरे सवाल पे. It was asked that who was the provisional president of Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over. अब Constituent Assembly टॉपिक पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए. The provisional president, the later president, chairmen of various committees, even members. देखिए ये तीनों सवाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है. वेदर द मेंबर्स वर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड और हाउ दे वर इलेक्टेड. फिर कुछ सवालों में थोड़ा बैकग्राउंड भी पूछा गया है अबाउट द क्रिप्स प्रपोजल. सिमिलरली इवन हियर ये थोड़े हटके क्वेश्चंस है जिनका आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर स्कोप थोड़ा आउट ऑफ स्टैटिक पार्ट भी चला गया तो कहां तक जा सकता है. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मस्ट हैव एटलीस्ट गॉन थ्रू वंस. देखिए आज की वीडियो में भी 3 to 4 questions that were asked from modern history in the 2024 paper, we could link all of those to around 50 plus questions. वीडियो के शुरू में ही जैसे मैंने कहा था कि questions about the constituent assembly or even the charter acts or the colonial acts, these topics are flexible as in they can come under polity, they can also come under history. But as I told you, आपको वो differentiation नहीं करना है. Differentiation should only be while you are studying because you want a structured way to complete your studies. लेकिन जब आप पॉलिटी में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे और आप हिस्ट्री में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आई वुड एडवाइज कि आप दोनों बुक्स को साथ रख के कंपेयर कीजिए कि कौन सी बुक में कौन से फैक्ट्स दिए हैं, कौन से फैक्ट्स ओमिट किए हैं और आपके होलिस्टिक नोट्स बनाइए जिसमें इन दोनों का इंक्लूजन है. प्लस पीवाईक्यूज में जो जो चीजें पूछी है वो भी आपको इसमें इंटीग्रेट करना है.
ताकि अगली बार यूपीएससी में कोई भी सवाल आए, आपके नोट्स के बाहर आपको कोई भी चीज रेफर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आज इन 3-4 क्वेश्चंस में से ही वी कंप्लीटेड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश, वी कंप्लीटेड गवर्नर जनरल्स, एक्ट्स ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो भी टॉपिक दिया हो उस पीवाईक्यू में, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, उससे रिलेटेड सारे दूसरे पीवाईक्यूज भी कवर होने चाहिए। दैट इज द राइट वे टू कंप्लीट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। और जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आई गारंटी यू दैट यू विल नेवर फॉरगेट थिंग्स, यू विल स्टॉप लुकिंग एट थिंग्स इन आइसोलेशन। आपका नॉलेज आप इतने एरियाज में यूज कर पाएंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन हाथ से नहीं जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम 2024 प्रीलिम्स के दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो सी यू सून।